हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, बिना समय गवाए अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं। और यह तैयारी आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक सीरीज हम लेके आए हैं। तैयारी में बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए विशेष तौर पर यह प्रश्नोत्तरी रखी गई है। इस प्रश्नोत्तरी में जो क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, टेम्परेचर राइज होने से यदि प्रतिरोध घट जाता है, रेजिस्टेंस घट जाता है, तो ऐसा कहाँ पर होता है? अर्धचालकों में। कहाँ होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये होता है अर्धचालकों में। ये अर्धचालकों की कंडीशन है कि रूम टेम्परेचर तो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं और रूम टेम्परेचर इन कमरे के ताप से अधिक ताप पर वो चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। जब उनका तापमान बढ़ता है, प्रतिरोध घटेगा, तो वहाँ पर धारा के मान में क्या हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों? वृद्धि हो जाती है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अर्धचालकों का तापक्रम बढ़ाने पर उनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है? घट जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के सामने, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मान होता है। अब देखिए, प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एसआई मान, ये प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो होता है हमारे पास प्यारे बच्चों, इसका फॉर्मूला यदि लिखे हैं तो यहाँ पर आर इजकल टू जो वैल्यू होती है आर नॉट 1 प्लस में एल्फा इंटू में डेल्टा टी होती है। जो यहाँ पर ये डेल्टा टी होता है ताप प्रतिरोध गुणांक होता है, और जो एल्फा का मान आता है हमारे पास में, ये वैल्यू जो निकलेगी यहाँ से, इसका जो मात्रक है वो हमारे पास 1 में कितना आता है? केल्विन। इसको क्या कह सकते हैं? केल्विन इनवर्स। तो यहाँ पर हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर बी है वह इसका क्या है? राइट ऑप्शन है, केल्विन इनवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले क्या दे रखी है? धातु। धातु क्या होती है? चालक। और धातु का जो हमारे पास में टेम्परेचर को राइज करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? तो धातु है हमारे पास में, धातुओं का ताप बढ़ाने से उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज। हमें पता है रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एम अपॉन में ई स्क्वायर एन इंटू में हमारे पास में टो। ये वैल्यू हमारे पास क्या बनने वाली है? ई स्क्वायर एम अपॉन में, ये ई स्क्वायर है टो एन इंटू में क्या होता है? एल। देखो एम एल अपॉन में ई स्क्वायर एन ए टो होता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, टेम्परेचर राइज करने से ये हमारे पास में, इसमें जो रिलेशन हमारे पास होता है वहाँ पर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/टो होता है। टो का मतलब होता है विश्रांति काल। ये हमारे पास में विश्रांति काल यानी रिलैक्सेशन टाइम। ये विश्रांति काल में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो विश्रांति काल घट जाता है, और विश्रांति काल जब घटेगा तो विश्रांति काल घटने से इसका प्रतिरोधक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो गर्म करने पर, धातु को गर्म करने पर उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा, बेहतरीन। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। देखो किसी चालक का, ये यहाँ पर क्या दे दिया? चालक है। चालक कौन होती है? धातुएं। धातुओं का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास तापक्रम बढ़ने से, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ने से, लंबाई घटने से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में विशिष्ट प्रतिरोध है, वो ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध इज डिपेंड्स ऑन हमारे पास किस पे होता है? जो हमारी वस्तु है या जो प्रतिरोध तार होता है उसकी प्रकृति पर, वह किसका बना हुआ है? धातु कौन सी? या फिर हम इसमें सूत्र से जाएं तो रो इजकल टू जो वैल्यू हमारे पास बनती है मेरे प्यारे दोस्तों, एम अपॉन में हमारे पास ई स्क्वायर एन इंटू में क्या हो जाता है? टो। अब देखिए यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, किन किन चीज़ों पे एम, यानी कि जो हमारे पास में क्या दे रखा है? चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की जैसा कुछ भी है क्या? एरिया नहीं है इसमें। लंबाई से संबंधित कुछ नहीं है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटने जैसा भी नहीं है। लेकिन टेम्परेचर को राइज करने से हमें पता है कि चालकों में क्या होता है? विश्रांति काल क्या हो जाता है? घट जाता है। और विश्रांति काल घटने से उनकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। और प्रतिरोधकता जब बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आर बराबर रो
L/A होता है। तो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध पूछा था, तो विशिष्ट प्रतिरोध में विशिष्ट प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर विश्रांति काल कम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। किसके कारण होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ताप क्रम बढ़ाने के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्यूज तार बना होता है, फ्यूज तार ये टिन एवं रांगा यानी Pb एवं Sn का बना होता है मेरे प्यारे दोस्तों। Pb प्लस में क्या होता है? Sn। ये सोल्डर भी हो सकता है, लेकिन Pb एंड Sn इनके जो मिश्र धातु है उसके मिश्रण से बना होता है, उसमें रेशियो डिफरेंट होता है। फ्यूज तार की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? इसका गलनांक कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, निम्न गलनांक। ये निम्न गलनांक व उच्च विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। ये उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। बहुत अच्छे, शानदार क्वेश्चन था ये भी। पहला तो फ्यूज तार किसका बना होता है? लेड एवं टिन का, PbSn का। दूसरा, क्या विशेषता होनी चाहिए? इसका गलनांक कितना होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। देखो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध मेरे प्यारे दोस्तों ये है, हमारे पास में वोल्टमीटर है जो हमेशा कैसे लगाया जाता है? समांतर क्रम में। कैसे लगाया जाता है? समांतर क्रम में। ये समांतर क्रम हो गया। अब देखो कितना होता है? अनंत होता है, शून्य होता है, 4000 ओम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये ऑप्शन तो दोनों हट गए हमारे पास। अब आदर्श वोल्टमीटर है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है। समांतर क्रम में तभी लगाया जाता है जब उसका प्रतिरोध कितना रहा होगा? अनंत रहा होगा। अगर श्रेणी में लगा देते मेरे प्यारे दोस्तों अनंत प्रतिरोध का, तो धारा ही प्रवाहित नहीं हो पाती। इस वजह से इसका प्रतिरोध जब अनंत होता है तो इसे समांतर क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। अमीटर होता है तो अमीटर का, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, चालक के अंदर विद्युत धारा है, वह किस कारण से प्रवाह होती है? तो देखिए पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने, यहाँ पर हमारे पास पहला ऑप्शन है प्रतिरोध के कारण, अंतरताप क्रम के अंतर, विद्युत विद्युतीय विभव में अंतर के कारण। ये कह रहा है प्रतिरोध के कारण, अंतरताप क्रम के अंतर के कारण, विद्युत विभव के अंतर के कारण, इनमें से कोई नहीं। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जब कोई भी हमारे पास चालक तार है, इस चालक तार में यहाँ पर इसके सिरों पर जब विभवांतर लगाया जाता है, विभव का मतलब विभव में क्या होता है? अंतर होता है, तभी उसके अंदर से क्या होती है? यहाँ पर मान लो कैसा है? उच्च विभव है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? निम्न विभव। तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही क्या होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और विद्युत धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि किसके कारण होता है मेरे प्यारे दोस्तों? विभव के कारण। क्या होता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो इसमें हमारे पास में जो ऑप्शन है, विद्युतीय विभव के अंतर के कारण क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बहुत शानदार। चलिए मेरे रसगुल्लो, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां आपके स्क्रीन के सामने। निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? यानी कि हम जो संयोजन हमारे घरों में परिपथ की जो प्रणाली है उसे पूरा करने के लिए किन तारों का उपयोग करते हैं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, नाइक्रोम का जो वायर होता है, क्या उसका करते हैं? टंगस्टन है, तांबा है, या मैग्नीज है? निम्न में से हम किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए यहाँ पर हम घरों में वायरिंग जब करते हैं, फिटिंग कराते हैं, तो तांबे का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, नाइक्रोम जो होता है हमारे पास में हीटर का जो स्प्रिंग होता है, हीटर की जो कोयल होती है, उसे बनाने के लिए काम में लिया जाता है। तो नाइक्रोम का मीनिंग पहला होता है नाइक्रोम यानी निकेल, प्लस में क्या होता है? क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। और ये कहाँ पर प्रयोग में किया जाता है? हीटर के अंदर, हीटर की स्प्रिंग में। टंगस्टन का मेरे प्यारे दोस्तों, ये टंगस्टन का क्या होता है? फिलामेंट, यानी कि बल्ब का जो फिलामेंट है उसमें क्या किया जाता है? बल्ब के फिलामेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है। फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट मेरे प्यारे दोस्तों, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या होता है? पहला ऑप्शन है शून्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है, अनंत होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों पहली बात तो आदर्श अमीटर है या अमीटर को हम किस क्रम में व्यवस्थित करते हैं? परिपथ के श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करते हैं। जब श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसमें से धारा प्रवाहित होनी चाहिए, और धारा प्रवाहित होगी तो वहाँ पर आदर्श बोला गया। तो आदर्श जो अमीटर है और श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया जा रहा है तो उसका जो प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। पहला अमीटर को कहाँ पर व्यवस्थित किया जाता है? श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? शून्य होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका इंडिकेशन यदि पूछा जाए तो इसका इंडिकेशन ये होता है ए, और यहाँ पर हमारे पास में ये क्या होता है? प्लस, और ये बन जाता है माइनस। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक 220 वोल्ट 100 वोल्ट बल्ब को 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ा जाता है तो बल्ब के द्वारा खपत की गई शक्ति होगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, खपत की गई शक्ति यानी कि जब वोल्टेज क्या हो गया? 110। देखो जब हमारे बल्ब पे इंडिकेशन कितने का है? 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट का, तो हमें पता है शक्ति का जो सूत्र होता है P बराबर कितना होता है? VI। अब यहाँ पर VI नहीं दे रखा है, V तो दे रखा है, लेकिन हमें क्या निकालना है? इसका सबसे पहले प्रतिरोध। प्रतिरोध निकालने के लिए जो वैल्यू होगी हमारे पास V² R। इस V² R से मेरे प्यारे दोस्तों मान लेते हैं कि ये हमारे पास कितना है? V1 है। ये यहाँ पर हमारे पास कितना है? P1। लेकिन हमें जब धारा कितनी प्रवाहित कर रहे हैं? वोल्टेज कितना है? 110 वोल्ट। तो 110 वोल्ट है तो P2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों पहले की तुलना में जो वोल्टेज है वो कितना हो गया है? आधा हो गया। यानी कि पहले कितना था? 220, और 220 से अब कितना हो गया है? आधा हो गया है। आधा होने का मतलब है कि V1 हमारे पास है, सॉरी जो V2 रहेगा हमारे पास में वो V1 से कितना हो गया है? आधा हो गया, V/2, V1/2। तो यहाँ पर जैसे हमने V1/2 रखा मेरे प्यारे दोस्तों, V1/2 का जो मान हमारे पास है यानी कि ये वैल्यू बनेगी हमारे पास V2 का स्क्वायर बटे में कितना होगा? 2। लेकिन हम V1 का जैसे मान रखेंगे तो V2 का जो मान रखेंगे तो वह हमारे पास V1 का स्क्वायर बटे में ये V1 स्क्वायर बटे में 2 बनेगा। तो इसका कितना बनेगा? 4R। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों 1/4 को हम कैसे कर देते हैं आगे, और ये वाली वैल्यू हमारे पास V1 का स्क्वायर बटे में हमारे पास कितना बनेगा? 4। जब V1 अपॉन में कितना बनेगा? R। तो V1 का स्क्वायर बटे R को हम क्या यहाँ से P के इक्वल लिख सकते हैं? ये P है तो इसको हम कहाँ पर लिख सकते हैं? यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमारे पास में कितना बनेगा? P1 बटे में कितना बन गया? ये हमारे पास में 4, और P1 का जो वैल्यू है वो हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों 1000 है। 1000 बटे में 4 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा? शक्ति P2 कितनी आ जाएगी? 250 वॉट। अब देखो ऑप्शन हमारे पास 750, 500, 250, 1000। हम तुरंत क्या करेंगे? यहाँ 220 वोल्ट है, वोल्टेज आधा होते ही हम उसका शक्ति कितना कर देंगे? 1000 वाट था पहले, तो अब कितना कर देंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 500। और वह हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत। यहाँ पर शक्ति कितनी होगी? 250 वाट होगी। खपत की गई शक्ति कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों? 250 वॉट हो जाएगी। बहुत ही शानदार अमेजिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट, प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों प्रतिरोध का विमीय सूत्र हमें पता है V क्या होता है? IR। और हम जानते हैं कि R जो वैल्यू बनती है वो V अपॉन में कितना बन जाता है? I। अब इसका विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें या तो V का फॉर्मूला डायरेक्ट पता होना चाहिए, अदरवाइज हमें पता है कि V होता है मेरे प्यारे दोस्तों W अपॉन में कितना होता है? Q। W अपॉन Q, और ये I पहले से है तो हम क्या करते हैं? इसको सोल्व करते हैं। W क्या है? कार्य यानी कि जूल, और जूल का जो विमीय सूत्र होता है हमारे पास में मेरे प्यारे दोस्तों वो क्या बनता है हमारे पास में? M1L2 एवं T-2। M1L2 T-2। क्यों मतलब आवेश। आवेश का कितना होता है? A/T। और एम्पियर का क्या होता है हमारे पास में? A। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा? ये हमारे पास R का मात्रक है मेरे प्यारे दोस्तों, R का जो वैल्यू है। तो ये ऊपर क्या आएगा? सबसे पहले M1, फिर क्या है? L1, यानी कि L का है, L का 2, फिर आएगा T। अब देखो T ऊपर कितना है? -2। एक नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस के कितने बनेंगे? 3।
फिर ये ए और ए मिलके कितना बनेगा, ए का 2 और ऊपर जाएगा तो ये -2। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन कोई ऐसा सेलेक्ट हो रहा है कि यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो M1L2T3 ये नहीं होगा हमारे पास ऑप्शन, M1L2T-3 A-2 तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन है और ये हमारे पास सही ऑप्शन है। इसका मान आपको याद भी रखना होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन, किसी चालक किसी चालक में 3.2 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। देखो मेरे प्यारे दोस्तों 3.2 एम्पीयर की विद्युत धारा, जब 3.2 हमें दे रखा है, I बराबर 3.2 एम्पीयर, हमें पता है I यानी कि धारा का जो मान होता है आवेश में प्रवाह की दर होती है Q अपॉन में T, और हम जानते हैं कि आवेश में प्रवाह यानी कि आवेश जो होता है कितना होता है N इंटू में क्या होता है E, एन इंटू में ई अपॉन में कितना बन गया हमारे पास टी का मान मेरे प्यारे दोस्तों, टी प्रति सेकंड पूछा है, 1 सेकंड दे रखा है। तो ये आई का वैल्यू हमारे पास में जब इसमें मान रखते हैं तो आई का वैल्यू कितना रखेंगे 3.2, एन हमसे पूछा है और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। तो बताओ ये 1.6, ये 1.6 और ये है 3.2, इससे कितनी बार कटेगा, 16 दूनी 32, 2 बार कट जाएगा। अब ये देखो ये वैल्यू हमारे पास में 2 बराबर में n इंटू में 10⁻⁻19, हमें n का मान निकालना है। तो n का मान जब निकालेंगे तो n का मान निकालने पे हमें कितना होगा 2 और बटे में कितना चला जाएगा 10⁻⁻19। लेकिन जैसे ये पावर ऊपर आएगी तो ये 2 गुणा में हमारे पास जो वैल्यू है मेरे प्यारे दोस्तों 2 गुणा में 10 की पावर कितना बनेगा यहाँ पे प्लस का 19। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन हमारे पास 2 गुणा 10 की पावर 19 है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। फिर से वही क्वेश्चन, फ्यूज तार बना होता है लेड एवं टिन मिश्र धातु का बना होता है, जिसका गलनांक निम्न और विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। 10 ओम प्रतिरोध तार की लंबाई में खींचकर 3 गुना लंबा, देखो मेरे प्यारे दोस्तों जब किसी एक ही तार को वायर को खींच के लंबा किया जाता है तो लंबा करने पे उसके आयतन में क्या नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसकी लंबाई कितनी कर दी 3 गुना, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया होगा, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो काट क्षेत्रफल है वो क्या हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये L है, ये कितना कर दिया 3L। जब 3L कर दिया तो इसके एरिया में भी परिवर्तन हुआ होगा। एरिया में जब परिवर्तन होता है तो इसमें विशेष अंतिम प्रतिरोध निकालने का सूत्र होता है R2 इजिकल टू जो वैल्यू बनती है वह n स्क्वायर इंटू में R1। ये प्रारंभिक प्रतिरोध है, ये अंतिम प्रतिरोध है। n का मतलब कितने गुना वृद्धि कर दी, यानी कि कितने गुना वृद्धि की है। तो गुना वृद्धि निकालने के लिए हमें कितना दे रखा है R2 का मान देखो R2 निकालना है, कितना गुना वृद्धि करवा रहा है वो 3 गुना वृद्धि। जब 3 गुना वृद्धि करवाता है मेरे प्यारे दोस्तों तो 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना बनेगा 9, और कितना दे रखा है प्रारंभिक प्रतिरोध 10 ओम, इंटू में कितना करेंगे 10। तो बताइए यहाँ से ये वैल्यू हो गई 10, इसको सोल्व करेंगे ये 9 और ये 10 इसके साथ में, तो ये 90 क्या बनेगा ओम, यानी कि कितने ओम बन गया 90 ओम बन गया। अब देखो यहाँ ऑप्शन दे रखा है 10, अब 10 ओम का था और 3 गुना वृद्धि, तो कुछ लोग क्या करेंगे इसमें ऑप्शन 30 लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ राइट ऑप्शन मेरे प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा 90 ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, समझ में आए होंगे, और ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन देखने के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को फॉलो कीजिए मेरे दोस्तों, अच्छे से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये सीरीज है वह कैसी लगी। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं प्यारे दोस्तों, खुश रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जय हिंद, जय भारत।